से राजस्थान में अब पंचायतों का पुनर्गठन की अधिसूचना जारी हो गई है, इंपॉर्टेंट लगा लो, और इसके तहत क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। अब देखो यहाँ एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एग्जैक्ट डाटा कब आएंगे, जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तब डाटा आएंगे। ये पता चल गया कि कितनी पंचायत समिति, कितने जिला परिषद और उसके साथ साथ कितने गांव बढ़े हैं, कितने गांव बढ़े हैं, ये एकदम श्योर पता चल गया। अब जब इलेक्शन के डाटा आएंगे ना तब आपको प्रॉपर, क्योंकि देखो पंचायती राज के डाटा इको सर्वे अलग बोलता है, डिपार्टमेंट अलग बोलता है, सुजस अलग बोलता है। तो अभी एक बार जो है वो दोस्तों कृपया करके इतना ही याद रखना कि कितना बढ़ा दिया है। 21 नवंबर 2025 को 41 जिलों में नई ग्राम पंचायत, नई पंचायत समिति और नई जिला परिषद जो बनी है उनके नोटिफिकेशन आए हैं। और जो नोटिफिकेशन आए हैं, ठीक है सर, आज भारत शासन अधिनियम और अन्य एक्ट पढ़कर मजा है, धन्यवाद धन्यवाद। अब आओ इधर चर्चा करते हैं। राजस्थान के 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन के जो नोटिफिकेशन आए हैं उन नोटिफिकेशन को 3 चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। हमारी ग्राम पंचायत कितनी नई बनी है, ग्राम पंचायत नई कितनी बनी है, पंचायत समिति कितनी नई बनी है, और जिला परिषद नई कितनी बनी है, जिला परिषद नई कितनी बनी, याद रखना। ग्राम पंचायत हमारी जो है वो लगभग 3416 ग्राम पंचायतें नई गठित हुई। कितने ग्राम पंचायत, 3416। पंचायत समिति नई बनी है 85 और जिला परिषद नई बनी है 8। अब इनको जोड़ने मत बैठ जाना कि सर 365 में 85 जोड़ दें क्या और टोटल कर देंगे 450, है ना, 33 में 8 जोड़ के 41, ये तो कर दो भले, और को मत जोड़ना एक बार, जब तक प्योर कंप्लीट जो है वो चीजें नहीं आ जाए तब तक मत जोड़ना। अभी बस इतना याद रखना, नवीनतम कितना टोटल पे मत जाना, क्योंकि 365 में 85 जोड़ोगे तब आपके पास डाटा 450 आएगा, तब आपको लगभग लिखना पड़ेगा। कहीं पे जो 352 जोड़ोगे तो दोस्तों आपको 437 मिलेगा, तब आपको जो डाटा। तो अभी एक बार रुको, ये है श्योर कि आपके यहाँ 450 के आसपास पंचायत समितियां, 41 जिला परिषद और आपकी ग्राम पंचायतें लगभग 14,000 क्रॉस कर गई है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण डाटा है 3416, 85 और 8, ये इतनी बड़ी है। सबसे ज्यादा नई पंचायतें कहां बनी है, बाड़मेर में बनी है। सबसे कम नई पंचायत कहां बनी है, झालावाड़ में बनी। कौन कौन सी पंचायत समिति का नाम परिवर्तन हुआ, डीग का नाम ब्रजनगर और सम का नाम खुवड़ी हो गया, सम का नाम खुवड़ी हो गया, याद रखना। कौन सी पंचायत समितियां समाप्त की गई है, आपकी डीग में एक सीकरी पंचायत समिति और एक अलवर में भरनोकर पंचायत समिति को समाप्त कर दिया गया। और 8 जिले ऐसे हैं जहां कोई नई पंचायत समिति नहीं बनी, 8 जिले ऐसे हैं जहां कोई पंचायत समिति नई नहीं बनी। क्लियर, श्योर। क्या आपका चैनल हैक तो नहीं कर दिया किसी ने, सुबह बोल लो कहीं रोकना कर दियो हैक, बताओ बताओ क्या हो गया, ये उठा होगा। एक दिन कल परसों अपना इंस्टाग्राम भी किसी ने उड़ा दिया था, वो तो वापस आ गया और आ गया, ऐसे मत करो जी। हाँ याद हो गया तुम लोगों को, श्योर, चले आगे, बढ़िया, याद करो। हाँ खुवड़ी, खुरडी मत लिखो, खुवड़ी में शायद म्यूजिकल फेस्टिवल भी होता है ना, सैंड ड्यून से खुवड़ी है, मेरे हिसाब से तो खुवड़ी है, और वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। क्लियर, श्योर, बहुत बढ़िया, चले आगे। स्पीकर मेरे पास है, मेरे भी पास ही है, ये डिटेल याद कर जाओ। अब अगली न्यूज़ चलते हैं, और अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण जो है स्पेशल, हाल ही के अंदर जो है वो विधानसभा ने 3 जो है वो बहुत बड़े डिसीजन लिए, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। करें चर्चा। खुवड़ी है जहाँ तक मैंने सुना है, म्यूजिकल फेस्टिवल, योग दिवस भी हुआ था ना खुवड़ी में, वही जगह है शायद। अब चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो ये एक बार इवेंट जरूर याद रख लेना। ये करने के बाद में अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर अभी जो है वो हमारी सरकार ने 3 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। हमारी सरकार ने कितने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं, 3 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। और 3 महत्वपूर्ण जो डिसीजन है उनको, गवर्नमेंट के 3 महत्वपूर्ण डिसीजन को जरूर याद रखना। कर लोगे, श्योर? तो आ जाओ, सरकार के 3 महत्वपूर्ण डिसीजन आप लोगों को याद करवाता हूँ, ताकि वहाँ से जो है वो आपके एक आधा क्वेश्चन जो है वो जरूर मिल जाएगा। अलग से भी वीडियो बनाऊंगा नीति के ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ याद करने की कोशिश करो। मंत्रिमंडल ने 19 नवंबर को 3 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। एक तो आपकी जो है वो अलग से पॉलिसी आई है, जो आपकी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी जो है वो आई है। उसके अलावा 3 महत्वपूर्ण डिसीजन और हैं, उनको ध्यान देना। कब? 29 नवंबर 2025 को हमने 3 डिसीजन। 3 में पहला डिसीजन ये है कि अब हम अलग से जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले प्रवासी राजस्थान हैं, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएंगे, अलग से डिपार्टमेंट बना। उनके लिए संस्था पहले ही चल रही थी, राजस्थान फाउंडेशन। प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए एक संस्था पहले से ही चल रही थी, राजस्थान फाउंडेशन, याद रख लेना, ये संस्था पहले से ही चल रही है। उसके अलावा एक अभियान हम पहले से ही चला रहे हैं, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान,
दो चीजें तो पहले से ही चल रही है। अब क्या याद रखना है, प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से जोड़ने के लिए, राजस्थान ब्रांड को वैश्विक स्तर पर जो है वो मजबूत करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए हमने पहला राजस्थानी दिवस तो मना लिया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया, तो दोस्तों याद रखना अपन लोगों ने 10 दिसंबर 2025 को मनाया, ठीक है। लेकिन अब अलग से डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, तो ये किस किस को याद रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राजस्थानी प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था, कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया, ये बताओ, तब मानूंगा मैं तुम। क्वेश्चन है ये मेरा तुम लोगों से, प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था। प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था, बताओ भाई। प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया। तो बार बार टाइम आउट दे रहा, हाँ कमेंट सेक्शन के लिए टाइम आउट दिया जाएगा, क्या हम वीडियो रिपोर्ट कर दें, कर तुम गजब है, निःशुल्क पड़ के भी धमकी दे रहे हो, टाइम आउट तो देंगे ही ना। कॉपी पेस्ट में सही से जनता सारे दिन कॉपी पेस्ट करती रहती है, कर दो जाओ, क्या हो गया ऐसे। हाँ क्लियर। अब इन चीजों को जरूर याद रखना सिंगरेनी को आपकी जो कोलेरियस कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे। अब ये जब बनाएंगे ना तब पता चलेगा कंपनी कौन सी है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोलर एनर्जी के लिए हाल ही में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, और उसको जो अप्रूव भी कर दिया, एकदम क्लियर। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या क्या करेंगे भाई ये लोग, तो राजस्थान का विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है और जो आपकी स्पेशली सिंगरेनी कोलेरियस कंपनी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर बनाएगी। इसमें 26% हिस्सेदारी तो इसकी होगी और 74% आपकी जो है वो ये सिंगरेनी कंपनी की होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज तो याद ये रखना, क्या होगा इसमें 15,600 करोड़ के आसपास की जो है वो निवेश आएगा, सारी चीज होगी। लेकिन जॉइंट वेंचर जो कंपनी बनेगी उस कंपनी के अंदर 26% हमारा होगा, 74% सिंगरेनी का होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी रिफाइनरी बनाई तो उसमें इतना ही था 26 हमारा और एचपीसीएल का 74, वैसे ही आरवीएनएल का 26 और एससीसीएल का जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 74%। 74 मत लिखो यार सुरेंद्र, गलत, 26-74 लिखो भाई। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब इसके माध्यम से क्या क्या होगा, आने वाले टाइम में हम 800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना मतलब थर्मल पावर प्लांट लेकर आएंगे। ये जॉइंट वेंचर कंपनी जो है वो खदान वदान देख रही है, उसके बाद में श्योर हो जाएगा कि जो है वो एक क्या होगा, एक तो ये थर्मल पावर प्लांट लेकर आएंगे और क्या करेंगे 1500 मेगावाट की जो है वो दोस्तों ये सौर परियोजना लेकर आएंगे। कहां कहां, एक तो बीकानेर के अंदर पुगड़ तहसील में करनीसर भाटियान गांव, याद आ रहा होगा, एक चित्तौड़गढ़ के पास खरनाई गांव, चित्तौड़गढ़ के पास खरनाई गांव, तो ये सोलर परियोजना लेकर आएंगे। एक तो थर्मल पावर प्लांट लेकर आएंगे, दो जो है वो दोस्तों लगभग 1501 मेगावाट की जो है वो दो आपकी जो है ये सोलर परियोजना लेकर आएंगे। एक तो पुगड़ में करनीसर भाटियान, एक रावत भाटा में खरनाई गांव, करनीसर भाटियान और रावत भाटा में खरनाई गांव। और एक ये ट्रांसमिशन नेटवर्क का भी विस्तार करेंगे, जो पावर ग्रिड बाढ़ में ट्रांसमिशन लिमिटेड को भूमि आवंटन किया ना, ये आने वाले टाइम में किस तरीके से ट्रांसमिशन नेटवर्क में भी ये जो है वो काम करेंगे। तो भाई बताओ, खूब इंफॉर्मेशन मिल गई, एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला तो जरूर मिल गया कि भाई अपन जो है वो 26% और 74% का रेशियो याद कर लें। एक ये थर्मल पावर प्लांट लेकर आ रहे हैं, एक ये ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, एक जो है वो सोलर परियोजना करनीसर भाटियान और जो है खरनाई गांव, करनीसर भाटियान और खरनाई गांव, करनीसर भाटियान और खरनाई गांव, करनीसर भाटियान और खरनाई गांव, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अब तीसरा डिसीजन क्या है, एक डिसीजन जॉइंट वेंचर का आपने याद किया, एक डिसीजन प्रवासी विभाग का आपने याद किया 19 नवंबर का, और एक डिसीजन जो है वो दोस्तों आपका है एक नई पॉलिसी का, एक नई पॉलिसी का, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। इसको थोड़ा सा याद करो भाई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी के ऊपर भी अप्रूवल हो चुका है, जीसीसी पॉलिसी के ऊपर भी अप्रूवल हो चुका है। क्या होगा इससे, क्योंकि देखो राजस्थान आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, किसका, डीएमआईसी में भी हम हैं, ठीक है। हमने अगर अच्छा सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अगर हम लोगों ने दे दिया ना, तो उसके बाद में राजस्थान जो है उसमें निवेश की कोई कमी नहीं रहेगी। आप तो और पैसा लगाओ, मंत्रिमंडल में निर्णय हुआ है 19 नवंबर को जो इसका अप्रूवल हुआ है। पहले बस इतना सा याद कर लेना, और तो हम डिटेल से याद करेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के बारे में, पर इतना सा याद कर लेना कि इसके तहत हमारा टारगेट क्या है। राजस्थान में लगभग 200 प्लस सेंटर बनाएंगे हम, राजस्थान में 200 प्लस सेंटर बनाएंगे हम,
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएंगे, 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम, 100 बिलियन जीसीसी बाजार में हम बहुत बड़ा योगदान रखेंगे, और इसके तहत 3 हब बनाएंगे हम, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में 3 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब बनाएंगे। लगा लो, इंपॉर्टेंट अगर लगाना है तो। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी आ गई है। इसका माध्यम उद्देश्य क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर पॉलिसी है, इसका मेजर उद्देश्य ये है कि इससे जो है वो राजस्थान में निवेश बढ़ेगा। इसके तहत जो है वो दोस्तों DMIC और इनके माध्यम से राजस्थान एक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा। और क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, और तो डिटेल से मैं पॉलिसी पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे हमारे यहाँ पे निवेश, नवाचार, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इससे हमारे यहाँ पे निवेश, नवाचार, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। निवेश, नवाचार, सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे जो बढ़ेगी। क्लियर? एक बार याद कर लो भाई सभी लोग, कर लो। 3 मेजर चीज़ें याद करवाना चाह रहा हूँ प्रथम दृष्टया में, और वो 3 चीज़ें क्या है? 1.5 लाख लोगों को रोजगार, 200 प्लस GCC सेंटर, 3 हब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 3 हब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 3 हब जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। हाँ सर, चेंज हो गई अब करवाइए वो रवि, वो अपडेट है। करंट अफेयर में कोई चीज़ गलत नहीं होती है, अपडेट हो जाती है बेटा। अर्धवार्षिकांक जब आया था तब 1 लाख थी, अब 1.5 लाख हो गई। GCC है क्या? राजस्थान को एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान DMIC के कोर में है। राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो इंडिया का भी जो है वो दोस्तों ग्रोथ बढ़ेगी। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट, राजस्थान में इनोवेशन अगर बढ़ा तो राजस्थान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राजस्थान की लॉजिस्टिक जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और राजस्थान में एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा। चलें आगे, और जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को याद रखें। आई स्टार्ट राजस्थान क्या है? आई स्टार्ट राजस्थान राज्य का प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भजनलाल जी के नेतृत्व में हम इस इकोसिस्टम को बढ़ा रहे हैं, और ये जो आई स्टार्ट है ये दोस्तों 2017 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2017 के अंदर आपका आई स्टार्ट हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को एक सहायता प्रोवाइड करवाता है, स्टार्टअप को मेंटरशिप देता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके साथ साथ स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध करवाता है, और उसके साथ साथ उनको इंक्यूबेट करता है, मतलब परिपक्व करता है। तो ये वापस से चर्चा में था, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है आई स्टार्ट क्या है, आई स्टार्ट क्या है। आई स्टार्ट हमारा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जो राजस्थान के जितने भी स्टार्टअप हैं उनको जो है वो दोस्तों जो है वो फंडिंग उपलब्ध करवाना, सहायता, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इंक्यूबेशन सब कुछ उपलब्ध करवाता है। और ये याद रखना, ये वापस से चर्चा में है। सर कितने पेज है? लगभग रीट वाली बुक के अंदर जो है वो 134 के आसपास पेज है। क्लियर? तो आई स्टार्ट पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया है। आई स्टार्ट सरकार के द्वारा चलाया हुआ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सभी योजनाओं का एक जगह ही आपको मिल जाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तक इस प्लेटफॉर्म से 7100 से अधिक स्टार्टअप्स जुड़ चुके हैं। 7100 से अधिक स्टार्टअप्स जुड़ चुके हैं। काम सारा उपलब्ध करवाता है, स्टार्टअप को फंडिंग, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, इंक्यूबेशन, सब कुछ। क्लियर? और चले अब आगे, बता दो मेरे को। आ जाओ तो फिर आगे चलते हैं। आई स्टार्ट के बारे में तो बात होगी, तो ये जरूर याद कर लेना आई स्टार्ट के बारे में। और ये मैंने आप लोगों को जो आई स्टार्ट पहले ही कवर बता ही दिया, 2017 का है ये आपका आई स्टार्ट। और जो आपका आई स्टार्ट जो है वो करता क्या है इसके बारे में मैंने बता दिया, 2017 का है। कभी कभी पुराने क्वेश्चन अब भी पूछे जाते हैं। वसुंधरा जी के टाइम आई स्टार्ट किया गया था। राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम है, सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बताई दिया। नहीं करोगे गलत। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो टच करते हुए आगे चलना। अब बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, 32वीं बैठक। इसकी बैठक हुई है, क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हुई। और क्षेत्रीय परिषद की जो 32वीं बैठक हुई है उसके बारे में स्पेशली आपको बता देता हूँ। ये बैठक जो है वो आयोजन हुआ है फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। उत्तर क्षेत्रीय परिषद जो है उसकी बैठक हुई है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आपके जितने भी आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जितने भी स्टेट आते हैं, उनकी जो 32वीं बैठक हुई है, 32 मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, और फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ये मीटिंग हुई है। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी गए। वहाँ पर उन्होंने 2 वर्षों में क्या क्या किया है उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई। भजनलाल जी ने जो है वो सारी बातें बताई कि देखो जी, हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कानून व्यवस्था में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सहकारिता में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य में तो हमने ना 88% लोगों को जो है वो स्वास्थ्य बीमा दे दिया है। सहकारिता में तो हम पूरे देश के अंदर जो है 1 नंबर पे है। उपलब्धियां तो बतानी थी। अब हमसे क्या क्वेश्चन आता है? पहली बात तो क्षेत्रीय परिषद क्या है,
दूसरी बात, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, ये कौन सा सम्मेलन था, और यहाँ पर जो है वो दोस्तों किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ और हमारी तरफ से कौन गए। पहली बात याद रखें, अमित शाह जी की अध्यक्षता के अंदर हुआ। किसकी अध्यक्षता में? अमित शाह जी की अध्यक्षता में हुआ। फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। 32वीं जो है वो दोस्तों बैठक थी। हर राज्य के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को दिख जाएंगे। देखो भजन लाल जी बैठे हैं, यहाँ पर नायब सिंह सैनी साहब बैठे हैं। और ये जरूर याद रखें कि इसके अंदर कौन कौन आता है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, कई क्षेत्रीय परिषद हैं। उसमें हमारी जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसमें पंजाब आता है उत्तर का, हरियाणा आता है, हिमाचल आता है, राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ आता है, जम्मू कश्मीर आता है और लद्दाख आते हैं। कितने आते हैं भाई उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में? उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जनरली जे.एंड.के को ले लो, लद्दाख को ले लो, हिमाचल को ले लो, पंजाब को ले लो, हरियाणा को ले लो और उसके साथ साथ राजस्थान को कवर कर लो और चंडीगढ़ और दिल्ली को। तो ये आप लोगों की जो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो है 32वीं बैठक आयोजन हुआ। हमने हमारी उपलब्धियां बताई, उनमें से 2 काम की उपलब्धियां आप याद रखना। एक तो 88% लोगों को हम स्वास्थ्य बीमा दे चुके हैं, वापस जिक्र हुआ है, और उसके साथ साथ जो है वो सहकारिता में हमने टॉप किया है, इसको याद कर ले। चले आगे नेक्स्ट न्यूज पे आ जाओ, इनसे रखो मामला। आगे इंपोर्टेंट क्या है, राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया। क्या तो नहीं हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कल कराना आधा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें कल परसों ही आगाह किया है, पढ़ना है, 3-4 घंटे की क्षमता रखो, बार बार नहीं पढ़ाया जाता। फिर ये बात अलग है कि जिस तरीके से योजनाओं के लिए योजनाओं की सीरीज चालू की है ना, वैसे मैं करंट अफेयर की भी सीरीज चालू करूंगा। बस तुम मुझे टाइम डिसाइड करके बता देना कि हम 10 मिनट इतनी बजे दे सकते हैं सर। आज नहीं आई 10 मिनट वाली क्लास देता हूँ, कल से आ जाइए मुझे। बस मुझे तुम ये बता देना, जिस तरीके से आप लोगों के लिए योजनाओं की सीरीज स्टार्ट की है, उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की भी एक सीरीज चालू करूंगा। बस आप मुझे इतना बता देना टाइम क्या हो। सुबह 8 बजे तो वो है, अब टाइम क्या हो करंट अफेयर के लिए तो बता देना, फिर मैं योजनाओं की तरह करंट अफेयर भी एकदम और पारंगत करवा दूंगा। थकना मत, अभी तो स्टार्ट किया है, थकना क्या है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में संविधान दिवस के दिन वंदे मातरम दीर्घा का इनॉग्रेशन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष साहब ने किया। ये दीर्घा नई पीढ़ी को, शाम को 8 बजे तो लाइव ही आता है, शाम को 6 बजे ठीक रहेगा क्या? शाम को 6 बजे या शाम को 4 बजे चाय पीते टाइम 10 मिनट, 4 बजे ठीक रहता है कि मतलब चाय पी रहे हैं उस समय 10 मिनट। तो सुबह 8 बजे चाय पी रहे हो, शाम को 4 बजे ठीक लग रहा है मेरे को कि 4 बजे आप लोग जो है चाय पियो, उस समय 10 मिनट का एक वीडियो आ जाए। फिक्स टाइम डाल लो तो कि सर चाय पीते समय ही देखेंगे और नहीं देखेंगे। नहीं, आप जानो, आपको काम जाने। 4 बजे सर्दियों में एकदम परफेक्ट टाइम है, चाय हम पियेंगे, वीडियो बनाने की जिम्मेदारी आपकी। रात को 8 बजे तो पढ़ ही रहे हैं, रात को 8 बजे लाइव भी पढ़ रहे हैं। 4 बजे ठीक बैठता है मेरे को, 4 बजे अपने राजस्थानियों के दिमाग में सेट जगह है कि चाय पीनी है। अब तुम्हें 30 पे जाना है तो 4 बजे चले जाना, घर पे बनानी है तुम्हारी मर्जी। 10 से 15 मिनट का एक करंट अफेयर का वीडियो और चालू कर, 4 से 4:15 है क्या इच्छा? अगर इच्छा है तुम लोगों की कि करंट अफेयर की एक सीरीज योजनाओं की सीरीज की तरह 4 बजे अगर चालू की जाए, चाय के टाइम चालू की जाए, 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आना चाहिए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जरूर, आज वाली क्लास में स्टार्ट करें या नहीं। चाय नहीं पीते हम, उनका क्या, कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी लेना। तो 8 बजे तो सही, 8 बजे तो फिर लाइव मिलते ही हैं। राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया 26 नवंबर को वासुदेव देवनानी जी ने। और क्यों? ताकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के इतिहास, भावना, सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखा जाए। राजस्थान देश की पहली विधानसभा है जहां पे एक ऐसी स्पेशल गैलरी बनी है। याद रखना, पिछले सुजस में मैंने वंदे मातरम पे 8 से 10 मिनट पढ़ाया था, तो जरूर याद करना। ठीक है, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये जो वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पे सुजस में पूरा आया था बंकिम चंद्र जी के बारे में, तो वो भी आप लोग जरूर याद रख लें। कौन बना रहा है इसे? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, उसके साथ साथ राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। स्थान है राजस्थान विधानसभा परिसर का डिजिटल म्यूजियम, बेसमेंट फ्लोर पे दीर्घा में 37 पैनल के माध्यम से वंदे मातरम का पूरा विस्तृत जो है वो दोस्तों रूप से दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया इंटरेक्टिव प्रस्तुति, डिजिटल डिस्प्ले, सारी चीजें जो इनके अंदर बताई है। तो एक दिन मैं जाके आऊंगा, कुछ फोटोज आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, फिर आपको अलग से बताऊंगा कि ये क्या है। चले आगे, अब आगे बात करते हैं। और राज्य स्तरीय जनजातीय संविधान दीर्घा पहले से ही बना रखी है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी बना रखा है। राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे आयोजन हो? पहली चीज तो ये है कि राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह डूंगरपुर में स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ भाई? डूंगरपुर में स्टार्ट हुआ। डूंगरपुर 15 नवंबर 2025। अलग से आपको पोस्टर दिखा देता हूँ। सीएम लाइव प्रोग्राम भजन लाल जी का, डूंगरपुर 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस राज्य स्तरीय समारोह। कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। भोगीलाल राज्य
राजकीय श्री भोगीलाल राजकीय महाविद्यालय में आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को यह समर्पित। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जो है वो दोस्तों ये समर्पित। 15 नवंबर कहाँ आयोजन हुआ ये आप लोग जरूर याद रखें। अब इसके तहत अनाउंसमेंट क्या क्या किए गए। कृषि योजना और छात्राओं को काफ़ी पैसे जो है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिए गए। 12,000 छात्रों के लिए पोशाक व स्टेशनरी के लिए पैसा दिया गया। जनजातीय युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग हम चालू करवा रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल का जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके अंदर। RSCIT अब उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तीनों जगह दोस्तों जो है 3 के अंदर भी जो है वो स्टार्ट किए हैं। 3 के अंदर भी स्टार्ट किए हैं। क्लास क्यों अरे है ही को नहीं है। एक बार है अक्टूबर करंट है, एक बार राजस्थान करवा दूंगा नवंबर को, फिर अक्टूबर भी करवा दूंगा, मना थोड़ी करूँ। जब बोर्ड में लेके आते तुम्हें फिर बाद में पैसे से नहीं था तो तुमने पढ़ा ही क्यों। तुम ऐसे कैसे लालच में आ गए, फिर तुमसे रुका नहीं गया खुद को पढ़ने से। तुम में अगर धैर्य नहीं था फिर बाद में क्या जरूरत थी तुम्हें पढ़ने की। आधा अक्टूबर का करंट, अरे भाई राजस्थान पूरा करवा दिया, अंतर्राष्ट्रीय पूरा करवा दिया, नेशनल में नवंबर के साथ कराऊंगा, टाइम नहीं मिला था उससे। आधा क्यों इतना नगर हमारे घर ही कोई कौन करे थे, क्या न करो थे यार भाई, समझा करो। इतना जी जान लगा के तो करवा रहा हूँ मैं, फिर भी स्वाद ले रहे हो। गजब गजब। चलो आगे चलते हैं। और कौशल तो ये जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना, और इसमें स्पेशली एक चीज़ को जरूर याद रखना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो है वो किसके साथ इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ बात हुई है। डिटेल क्या बना सकते हैं इन क्वेश्चन के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल बन सकती है। कहाँ आयोजन हुआ, डूंगरपुर में, कितनी तारीख को, 15 नवंबर को, किसको समर्पित किया गया, भगवान बिरसा मुंडा जी को समर्पित करके 150वीं जयंती। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर RSCIT के 3 के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और किसके माध्यम से जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। श्योर, चलें आगे। इतनी चीज याद रखना ताकि अगर कोई क्वेश्चन बैठे तो आ जाए तो हम बता देंगे। अब एक यहाँ पे चर्चा में थी स्कीम, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, ये क्या है। इस दिन इस योजना का इनॉग्रेशन किया। जनजातीय समुदाय की जो भी धरोहर है उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ताकि कला का, लोक वाद्य यंत्र का, कला परंपरा, इन सब का जो संरक्षण किया जा सके। योजना के अंतर्गत पर्यटन स्थलों पर स्थानीय चित्रकारों द्वारा जो भी भित्ति चित्रकारी है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो सांस्कृतिक जितने भी कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसका संरक्षण करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से योजना स्टार्ट की है, सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना। कितनी तारीख को, 15 नवंबर को, जब भजनलाल जी वहां गए हुए थे। जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय चेतना में लाना, जनजाति का जो कल्चर है, उनका जो आर्ट है, उनकी जो भाषा है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, उनका सम्मान और प्रसार करना, क्योंकि 2024-25 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा ही रहा है, और जनजातीय कल्याण योजनाओं की जागरूकता के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। श्योर। अब चलते हैं आगे, और 2 महत्वपूर्ण चीजें याद करने की कोशिश करना, और एक तो आयुष्मान बाल संबल योजना, और एक जो है वो बेलों के लिए 30,000 रुपए दे रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट है, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश कर। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना क्या है। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की स्टार्टिंग तो दिसंबर 2024 में ही हो गई थी। दिसंबर 2024 के अंदर ही हमने स्टार्टिंग कर दी थी। और बाल संबल योजना है क्या, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाएं या बच्चे, याद रखना, दिसंबर 2024 को जो रेयर डिजीज हैं, 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो रेयर डिजीज हैं, उनके लिए सरकार पैसा दे रही है। आपने देखते हो कई बार बहुत सारी रेयर डिजीज के अंदर 5-5, 4-4 करोड़ लग जाते हैं। वो चीजें कवर भी नहीं है, वो चीजें जो जनरली आपके RGHS में या आपके अलग जो योजनाएं चली उसमें कवर भी नहीं है। उनका इलाज क्यों, उनका एक इंजेक्शन 1-1 करोड़ का आता है। और अगर ऐसी कोई बच्चे को बीमारी है तो कितनी भी तंगी हो, माँ बाप सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, पर बच्चे को जो बचाना जरूरी। और ये ऐसी बीमारियां अगर सामान्यतः किसी परिवार में जो वंचित वर्ग से आता है या जो BPL कैटेगरी का है, मध्यम श्रेणी की, अगर ऐसी कोई एक भी ट्रेजेडी हो जाती है ना तो परिवार के 10-15 साल को हिला के रख देती है। बहुत बड़ी बात। आप देखते हो क्राउड फंडिंग से कई बार हेल्प की जाती है ऐसे बच्चों की। ऐसे बहुत सारे अभियान भी चलाए जाते हैं कि भाई इनको एक 10 करोड़ का जो इंजेक्शन लगेगा तब जाके बच्चा बचेगा। इनको जो है वहाँ पे सहयोग जो भी देना चाहते हो गवर्नमेंट में लिस्टेड होकर भी सहयोग के कैंपेन चलते हैं। ऐसी दुर्लभ बीमारियां कौन सी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पोम्पे रोग, फेनोकोनिया एनोमिया, टर्नर सिंड्रोम, SMA, लारोन सिंड्रोम, कई मेटाबॉलिक और जेनेटिक ऐसी बीमारियां होती हैं।
ठीक है। तो गरीब व वंचित परिवार के बच्चों को महंगे उपचार का लाभ सुनिश्चित करवाने भारत सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 जो है उसके अनुरूप हम लोग जो है एक सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के तहत है 18 वर्ष से कम आयु के जो राजस्थान के बच्चे हैं उन्हें 50 लाख रुपए सरकार दे रही है उपचार के लिए, 5,000 रुपए उनकी केयर के लिए सरकार दे रही है। और राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध बीमारियां होनी चाहिए, याद रखना भाई जरूर। 50 लाख रुपए निशुल्क उपचार के लिए, 5,000 रुपए प्रति माह केयर के लिए, राजस्थान का मूल निवासी, उसके साथ साथ जो है वो 18 वर्ष से कम का कोई टाबर, 2021 की नीति में लिस्टेड अगर कोई बीमारी है, ये जो आपकी बीमारी है इनके लिए सरकार पैसा दे रही है। याद कर लेना, दिसंबर 2024 एकदम क्लियर कर लोगे याद। और ये आपके जो है वो चर्चा में थी, सूजस में थी ये योजना। पात्रता आप लोगों को बताई दी मैंने, 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, दुर्लभ रोग नीति 2021 में लिस्टेड कोई बीमारी है, जन आधार कार्ड से आप आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने वाली दो ही संस्थाएं, एम्स जोधपुर और जेके लोन जयपुर, ये दो ही संस्थाएं इनको जो है वो इसके तहत अथॉरिटी है। एम्स जोधपुर और जेके लोन हॉस्पिटल आपका है जयपुर का सबसे बच्चों का सबसे फेमस हॉस्पिटल है। क्लियर। दो क्या होता है दामादा, पूरी पढ़ो, 8-9 महीने का पढ़ना होता है। और तो 15 दिसंबर 2024। हाँ, अभी सरकार ये 2 वर्ष पूरे में तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब एक इंपॉर्टेंट, मंगला पशु बीमा पढ़ते हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ते हैं, देखा आप लोगों ने। मंगला पशु बीमा योजना के तहत तो जो इंश्योरेंस किया जाता है प्रति पशु का 40,000 के आसपास का। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार जो है वो क्या देती है, 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। अब राजस्थान में बेलों से खेती जो करेंगे, राजस्थान में तो बेल से खेती करेंगे, ट्रैक्टर से नहीं भाई, बेल से खेती करने वाले जो लोग, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण भी होता है इससे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा है कि बेल से खेती करने वाला लघु एवं सीमांत किसान, बड़ा जमींदार नहीं, लघु एवं सीमांत किसान को सरकार प्रति वर्ष 30,000 की आर्थिक सहायता देगी। सरकार प्रति वर्ष से 30,000 की आर्थिक सहायता देगी। क्या कैटेगरी है, लघु एवं सीमांत किसान, बेल से खेती करता हो, 30,000 की आर्थिक सहायता देगी, क्योंकि इससे जैविक खेती में वृद्धि होगी। बैलों से खेती करने वाले किसानों को सहायता राशि के साथ एक गोबर गैस प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी दी जाएगी। कि भाई साहब 30,000 तो मिल ही रहे हैं, एक गोबर गैस प्लांट बना लो। कृषि विभाग द्वारा बैलों से खेती करने वाले किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, पात्र किसानों का चयन करके उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। याद रखें भाई। और आवेदन आप राजस्थान किसान साथी पोर्टल पे कर सकते हैं। 42,000 से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से सबसे ज्यादा जो है वो आवेदन आए हैं। आपने विकास जी को समूह 2 के लिए प्रदर्शनी के लिए, जयंत जी को सिटी ऑफ डूम्स के लिए दिया गया, श्वेता को तारा 3 के लिए दिया गया, मत बांचो गठरिया के लिए मोहनलाल जी को मिला, उर्मिला जी को अनुकल्प के लिए दिया गया, धीरज बलिहार को वीविंग करुणा ट्रेडिशन के लिए दिया गया, वनस्थली जी को चाइल्डहुड 3 के लिए दिया गया, शिवपाल जी को डिल्यूजन 2 के लिए दिया गया। कैसे इतना याद करते हैं। 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी थी और इस प्रदर्शनी के अंदर जो है वो दोस्तों सभी ने भाग लिया। और यहाँ पर जो है वो दोस्तों चयनित कलाकृति प्रदर्शनियों में 64 कलाकारों ने जो है वो अपनी 113 कलाकृतियां दिखाई। टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 190 लोगों ने अप्लाई किया था। 64 लोग कलाकारों ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई, उनमें से 9 को पुरस्कार मिल गया, 9 को पुरस्कार मिल गया। अब आपको 9 पुरस्कार याद नहीं करने हैं। कल परसों वाला क्वेश्चन देखा था तुम लोगों ने, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया वो, कितनी विधा में कितने लोगों को पुरस्कार मिला। 63वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी थी और इस कला प्रदर्शनी के अंदर जिन जिन लोगों ने आवेदन किया था, राजस्थान ललित कला अकादमी की है और कला प्रदर्शनी थी, यहां लोगों ने आवेदन किया, 64 कलाकारों ने परफॉर्म किया और 64 कलाकारों में से 9 को पुरस्कार मिला। यह है आजकल प्रश्न का पैटर्न। ये आजकल भी 9 के आप नाम याद नहीं कर सकते। देखो 9, 10, 25 ऐसे नाम याद नहीं हो सकते। इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में 64 कलाकारों ने प्रदर्शन किया और 9 को पुरस्कार मिल गया। डन। चलें अगली न्यूज पे, अगली न्यूज पे चलते हैं। अब बात आती है आपके यहाँ पर, मैं सोचा क्या की फोटो लगा दी, शहद की फोटो है, ध्यान देख लिया जे मधुमेह के अकाल ने कोई कदे गुरु जी की फोटो लगा दी, देखना पड़े, मैं तो टाइम कौन मिले देखिए। हाँ, देश के शीर्ष 5 शहद उत्पादक राज्यों में 9% राज्यों में शामिल। याद रखें, हम जो है ना 5 अगर स्टेट्स की बात करें, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार के साथ हम 5 सबसे ज्यादा शहद उत्पादक राज्यों में हैं। तो कल को कोई पूछ ले, यहाँ भी कंपटीशन 64 में से 9 का है, कंपटीशन तो हर जगह, ये सबको पुरस्कार थोड़ी मिल जाए। 66वीं प्रदर्शनी, 64 कलाकार और 9 पुरस्कार।
संजय कोई इलाज नहीं है, पढ़ लो तुम लोग। अब देखो शहद उत्पादन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ 5 शहद उत्पादक राज्यों में शामिल है राजस्थान, 9% योगदान दे रहा है। टोटल जो उत्पादन हो रहा है उसमें से 9% योगदान हम दे रहे हैं। हमारी 5वीं रैंक है। राजस्थान में अभी लगभग 3350 मधुमक्खी पालक हैं जो आपके यहाँ बहुत सारी मधुमक्खी का काम कर रहे हैं, और लगभग जो 8200 टन शहद का उत्पादन हो रहा है। कल परसों एड देखा था तुम लोगों ने अक्षय कुमार का? हाँ, डाबर के शहद का एड चल रहा था ना कि सर्दियों में वजन कम करना है तो सुबह उठो, पानी में शहद मिलाओ, पियो और फिर दौड़ो। तो सबसे पहला चुनौती तो सुबह उठो, फिर पानी गर्म करो, और फिर चलो आदमी पी भी ले तो फिर दौड़ो। इतना सब कुछ कैसे करें? और अभी जो टाबर पढ़ रहे हैं उनके पास कहाँ टाइम है, बेचारे पढ़ते पढ़ते तो सोते हैं, उठते ही वापस पढ़ने में लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, अपने तो इतना याद कर लो तुम। और क्या याद रखना है कि देश के सिर्फ 5 शहर उत्पादक राज्यों में राजस्थान है। हमारी 5वीं रैंक है, 9% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, 9% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। और अंता उपचुनाव के बारे में तो हमारे यहाँ पे भी राजस्थान में भरतपुर में ही, भरतपुर अलवर साइड ही शायद ज़्यादा होता है, अलवर भरतपुर को याद रखना। अब बात करते हैं आगे। अंता विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव जो है, उसको आपको पता ही है, अंता विधानसभा उपचुनाव सीट खाली हो गई थी, और इसके अंदर जो जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर विजेता प्रमोद जैन भाया रहे। निकटतम प्रतिद्वंदी मोहरपाल सुमन और नरेश मीणा दोनों के दोनों ही रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट वोट बराबर से ही थे, ज़्यादा अंतर नहीं था, शायद 159 वोटों के आसपास ही अंतर है। जनरली तो सेकंड नंबर पे नरेश मीणा जी चल रहे थे, लेकिन लास्ट में जाके जो थोड़े नंबरों का ही अंतर आया। यहाँ पर ये जरूर याद रखना, पर वोटिंग कितने परसेंट हुई? 79.39% वोटिंग हुई थी। ये तो उस समय चर्चा कर चुके थे। तो अंतर विधानसभा चुनाव तो आपको पता ही है। क्लियर? श्योर? आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं भाई, एक दिन में 5। किसने? जयपुर डिस्कॉम वालों ने। एक झालावाड़ का सुनेल, टोंक के देवली और पिंपलू में, भरतपुर का ब्रह्मवाद और जयपुर का राडावास, एक दिन में 5। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक दिन में 5, और पिछली बार सवाईमाधोपुर में 2 लगे थे। कोई नाम बता सकता है? सर अलवर में शहद कहीं नहीं होता, अलवर शहद याद ये ओनली बुक में है, ऐसी कोई बात नहीं मनीषा जी। अब आपने मधुमक्खिया देखे कौन को, मतलब आ कौन की दुनिया मधुमक्खी कौन है? लंदन कौन गया, मतलब लंदन है ही कौन? मेरो हिमालय कौन देखेड़ो जमा कह दो हिमालय है ही कौन? तो आप लोग कहते काम कौन पड़े मधुमक्खी हूँ, आपनो शहद काम कौन पड़े, एक मतलब ते दुनिया में कोई चीज़ ने नकार थोड़ी कर सको। अलवर में मधुमक्खी कौन? बढ़िया बढ़िया। हाँ तो आगे लिखो। पीएम कुसुम योजना में रामसिंहपुरा और कोलाडा 2 सवाईमाधोपुर में प्लांट लगे थे जो पड़े। पीएम कुसुम योजना का अलग से वीडियो बना दिया, किस किसने देख लिया? कोलाडा और रामसिंहपुर सबने देख लिया? चलो नेक्स्ट चर्चा करते हैं। और अब दोस्तों ये नाम याद रखना, सुनेल, पीपलू, देवली, ब्रह्मवाद और राडावास। अब भजनलाल शर्मा जी ने यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ किया। भजनलाल जी ने क्या किया? यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ किया। अब ये क्या है भाई? सरदार पटेल साहब की जो जयंती है उसके अवसर पर केंद्र सरकार जो है ना, सरदार @150 यूनिटी मार्च नामक एक अभियान चला रही है। और इस अभियान के तहत जो है ना, चयनित यात्री जो है वो एक यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। यात्रा 4 है, मैं आपको फिर बता देता हूँ कितनी यात्रा है। एक गंगा प्रवाह जो दिल्ली से चालू होगी, एक नर्मदा प्रवाह जो कि नागपुर से चालू होगी, एक यमुना प्रवाह जो कि जयपुर से चालू होगी, एक गोदावरी प्रवाह जो कि मुंबई से चालू होगी। और इनमें 2 यात्राएं राजस्थान से होकर गुजरेगी। वह एक तो गंगा प्रवाह जो दिल्ली से आएगी, और एक यमुना प्रवाह जो जयपुर से शुरू होगी। केंद्र सरकार सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 4 नदियों के नाम पर जो है वो दोस्तों यात्रा स्टार्ट कर रहे। समझना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो क्या याद रखना है? गंगा प्रवाह, यमुना प्रवाह, तो ये तो आप लोग जरूर याद कर लोगे। अब राजस्थान वापस चलते हैं। न्यूज क्या थी, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि 150वीं जयंती पर 4 नदियों की 4 यात्रा स्टार्ट हुई है। नर्मदा प्रवाह नागपुर से, गोदावरी प्रवाह जो है मुंबई से, गंगा प्रवाह दिल्ली से, यमुना प्रवाह हम जयपुर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सब की सब यात्राएं कहां जाएंगी? ये सब की सब यात्राएं करमसद गुजरात में तक पहुंचेंगी। वहां एक विशाल राष्ट्रीय समारोह होगा, वहां एक विशाल राष्ट्रीय समारोह होगा पटेल साहब की जयंती पर। बढ़िया बात है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पटेल साहब ने जो योगदान दिया है राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्या याद रखना अपन लोगों को? तो भजनलाल जी ने जो है वो दोस्तों याद रखें 150वीं जयंती पर 26 नवंबर 2025 को, 26 नवंबर 2025 को
जयपुर से जो है कौन सी यात्रा, यमुना प्रवाह यात्रा स्टार्ट की है, जिसमें 8 राज्यों के चयनित यात्री गए हैं। बस बात ये है। क्लियर? नहीं बोलोगे? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है 26 नवंबर को राजस्थान से कौन सी यात्रा स्टार्ट हुई, यमुना प्रवाह, गंगा प्रवाह, नर्मदा प्रवाह या गोदावरी प्रवाह। इजीली बता देना आप लोग, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी बता देना जो आपकी गंगा प्रवाह है वो आपके यहाँ पर जो है वो दिल्ली से स्टार्ट हुई है, नड्डा जी ने स्टार्ट की। हाँ, वो राजस्थान से अलवर होते हुए जाएगी। यमुना प्रवाह तो चालू ही जयपुर से हुई है, जो भजन लाल जी ने स्टार्ट किया जयपुर से तक गुजरात तक। ये दिल्ली से गुजरात तक राजस्थान आएगा इसमें, मत भूलना। अब आगे चलते हैं। अब आगे चर्चा में क्या है, आगे चर्चा में हाल ही में आपके यहाँ एक सम्मेलन हुआ, वो चर्चा के अंदर है, वो थोड़ा सा पढ़ना। एक यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का उत्तरी जोन सम्मेलन भी जयपुर में हुआ, तो ये भी याद रख लेना। यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया का उत्तरी जोन सम्मेलन भी जयपुर में हुआ, वो भी याद करना। अब आगे बात करते हैं। झुंझुनू में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, और जिन्हें आप बांसियाल या बासियाल गांव कहते हैं, वहां पे अभी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले। पहली बात, एग्जाम के लिए टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस प्रकार का कल्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, गांव का नाम इंपॉर्टेंट है। चौथा, जिला इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पुरातत्वविद है उनका कहना है कि ये गणेश्वर जो सभ्यता है उसी का विस्तार माना जा रहा है, जो तांबे के उन्नत उपयोग और प्रारंभिक नगरीय जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध रही है। ये आपका क्षेत्र है, मेरे हिसाब से कोई काम चल रहा होगा वहाँ पे, इन्होंने बढ़िया तरीके से रिसर्च की और वहाँ जाके जो है ये आपका नया एक जो है वो आपको स्थल प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या मिला उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एएसआई ने यहाँ पर स्टार्ट किया था खोदना, और नेतृत्व जो है वो ईशा प्रसाद और श्वेता सिन्हा द्वारा किया गया, ऐसा कुछ मिला है यहाँ पे जमीन के नीचे पुरानी दुनिया। अच्छा, तेजेंद्र सैनी कह रहे हैं अक्टूबर की क्लास कंप्लीट कराओ, नहीं करानी थी तो क्लास लीक, नीट का सिलेबस कंप्लीट कराओ उसको भी, और मुझे आरएस में फर्स्ट रैंक कैसे लाऊं, मेरे पास केवल 2 घंटे। पहली बात, हमारा रीट को कोर्स ही कौन चल रहा है जो कंप्लीट खत्म करवाओ। दूसरी बात, थारगन 2 घंटा है और आरपीएससी कन 4 लाख टबर है, 5 लाख टबर है, तो आरपीएससी अपने आप जो है ना फर्स्ट रैंकर को ढूंढ लेगी। आप बिना मतलब परेशान मत हो, आप अपने 2 घंटों को पढ़ना चाहो पढ़ लो, जैसे उपयोग करना चाहो वैसे कर लो। हाँ, और हमारी जो है वो टाइम खराब मत करो भाई, गजब आदमी है यार। क्या 1-2 बार कमेंट देख ले तो इसको लगा बस मेरे लिए फ्री बैठा है, मेरे को सुनेंगे, ठीक है। चलें क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। ध्यान दो, कमेंट सेक्शन में कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो जरूर याद रखना। और उसके साथ साथ उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ। पहली बार स्पष्ट आवासीय संरचना, चूल्हे, कचरे के गड्ढे, अलग से, हमारा इतना अच्छा कल्चर था। लाइम प्लास्टर की जो चूने की दीवार, जो भी बहुत अच्छी तरीके से, तांबे की अंगूठी, औजार और एक गलन पात्र जिसमें तांबा गलाया करते थे, हड्डियों से बने कई औजार, अलंकरण सामग्री जो दैनिक जीवन में उपयोग आती थी। उसके साथ साथ जो कीमती पत्थर है उनके मणके, जो कि गुजरात और हड़प्पा जैसे जो है वो लग रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो आपके हैं उनके अनुसार लग रहे हैं। बाहरी व्यापारिक संपर्क के रूप में आपको पता चलता है कि मनके और तांबे के औजार से ये एकदम सिद्ध होता है कि सभ्यता का गुजरात, हरियाणा और हड़प्पा से व्यापारिक संबंध जरूर था। ताम्र पाषाणिक काल की उन्नति का प्रमाण है, क्योंकि चूने की दीवार, तांबे का एक जो है वो गलन संयंत्र, योजनाबद्ध आवास, सब कुछ यही बता रहा है कि ये जो है वो आपके यहाँ ताम्र पाषाणिक काल की है। याद रह जाएगा, थोड़ा पढ़ जाना भाई, थोड़ा पढ़ जाना। चले आगे, अब आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं आपके यहाँ पर स्पेशली पाली घाट को और याद करना। लास्ट है इसके अंदर, उसके बाद में महोत्सव आ जाएंगे, फिर आपके सम्मेलन आ जाएंगे। पाली घाट को याद कर लें, इसको याद करना। अब तक मैंने लगभग 20 चीजें पढ़ा दी हैं और 20 और पढ़ाऊंगा। पाली घाट के चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो हमारा है, वहां पे हम घड़ियाल संरक्षण पहल के तहत, ठीक है ना, सवाई माधोपुर के पाली घाट में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है, वहां पे हमारे वन मंत्री साहब ने घड़ियाल हैचलिंग्स को जो है चंबल नदी में छोड़ा है। अब ये क्या होता है घड़ियाल हैचलिंग, कौन छोड़ा, क्या मामला, इसको समझें आप। घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने के लिए और प्रजाति के संरक्षण के लिए, घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने के लिए और प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने एक प्रक्रिया बना रखी है कि घड़ियाल के अंडों से निकले हुए नवजात जो होते हैं ना, वो 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, तो उनको हम एक जगह सुरक्षित स्थल पर ले जाते हैं, और जब तक वो 75 सेंटीमीटर आकार के नहीं हो जाते ना, तब तक उनका संरक्षण करते हैं, और जैसे ही वो 75 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो उनको फिर चंबल नदी में छोड़ देते हैं, ताकि वह शिकारियों से बच जाएं,
तेज धार वाली जो नौकाएं हैं उनसे बच जाएं, बहाव से बच जाएं, सबसे बच भी जाएं, घड़ियाल का भी संरक्षण हो जाए और सारे के सारे जीवित रह जाएं। क्या याद रखना है, जब घड़ियाल के अंडों से जो नवजात घड़ियाल निकलते हैं उन घड़ियाल को हम ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्हें चंबल नदी में छोड़ते हैं। ये पूरी कार्यवाही कहाँ होती है, तो दोस्तों ये याद रखना, पाली घाट सवाई माधोपुर। कौन सी जगह है, पाली घाट सवाई माधोपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो यहाँ नदी सफारी कर सकते हैं। नवंबर से मार्च के बीच अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ आप घड़ियाल के दर्शन कर सकते हैं, जैव विविधता देख सकते हैं, आप पधार सकते हैं। पाली घाट को और जरूरी, पाली घाट को जरूर याद रख लें। अब पढ़ेंगे महोत्सव आयोजन और समारोह। अब क्या पढ़ेंगे, महोत्सव आयोजन और समारोह, महोत्सव आयोजन और उसके बाद में समारोह कर लें साथ साथ कवर। अब तक 20 इवेंट हो चुके हैं। अब तक कितने इवेंट हो चुके हैं, 20 इवेंट। अगर मैं एक रिकॉल करवाऊं तो पाली घाट घड़ियाल के संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर, उसके अलावा अगर हम याद करें तो झुंझुनू में बासियाला गांव याद रह जाएगा। उसके अलावा यमुना प्रवाह यात्रा जयपुर से गुजरात तक 26 नवंबर को, कुसुम योजना के तहत 5 सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर डिस्कॉम के, अंता विधानसभा का चुनाव और शहद उत्पादन में 5वीं रैंक है, 9% योगदान, ललित कला अकादमी के 64 लोगों में से 9 लोगों को पुरस्कार, 66वीं प्रदर्शनी थी। बैल से खेती करने वालों को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कितना रुपए मिलेगा, तो 30,000 रुपये जो प्रतिवर्ष मिलेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना जिसमें 50 लाख 5,000 रुपये प्रति माह। उसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस समारोह डूंगरपुर, ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ वंदे मातरम दीर्घा 26 नवंबर को, उत्तर क्षेत्रीय 32वीं बैठक फरीदाबाद, आई स्टार्ट 2017 वाला वापस चर्चा में था, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, और एक हमारा जॉइंट वेंचर एससीसीएल के साथ, और एक हमारा अलग से विभाग वो हमने पढ़ा। और जालोर को हम जोड़ ही रहे हैं अरब सागर से। 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की बात कर ही ली, गंग नहर के 100 साल हो ही रहे हैं, जयपुर मेट्रो की बात कर ली, और उसके साथ साथ डीएमआईसी की बात कर ली। यहां तक का मामला किस किस को क्लियर है? 20 न्यूज हो चुकी है, 20 महत्वपूर्ण न्यूज बाकी है। देख लो भाई, टाइम है तो मैं तो करवाऊंगा, मेरा तो काम ही यही है। सितंबर का सेकंड पार्ट क्या करोगे, पीडीएफ दीदी, कईयों को तो इतनी खतरनाक आदत पड़ गई है कि पीडीएफ से पढ़ा ही नहीं जाता जब तक क्लास नहीं होती। बहुत, अब सितंबर का पढ़ लेंगे, अब तो वार्षिका का आने वाला है, सब कुछ साथ पढ़ेंगे, क्या जरूरत है। और चले आगे, आ जाओ, तैयार हो? हवा में प्रणाम करूं भाई, कोई बात नहीं, हवा में आशीर्वाद, टेंशन मत लो, आ जाओ पढ़ो। महोत्सव आयोजन और समारोह, महोत्सव आयोजन और समारोह में नहीं थका हूं, आया था तब थोड़ा माँ तो जरूर दुख हो, लेकिन मन यहाँ लगे वापस यार मन ही पढ़ाना है, तो आज पढ़ाऊँ चाहे काल पढ़ाऊँ, इन आज ही पढ़ा दूँ, और धीरे धीरे तुम लोगों का जो वो बैठ भी रहा है दिमाग में। करंट अफेयर को आप जल्दी पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। वाटर शेड महोत्सव क्या है, देखो जल संरक्षण की बहुत योजनाएं चल रही है, 2 तो मैंने पढ़ाई है ना, कल ही आपकी मातृभूमि वाला, कर्म भूमि से मातृभूमि और जल स्वावलंबन हम लोगों ने पढ़ाई है। अब है वाटर शेड महोत्सव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि एक फ्लैगशिप योजना है, जो कि क्या है, एक फ्लैगशिप योजना है, जो कि एक फ्लैगशिप योजना है। और इस योजना के तहत पूरे भारत में वाटर शेड महोत्सव बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? वाटर शेड महोत्सव, और जिसका राज्य स्तरीय शुभारंभ हमने 13 नवंबर को किया है। 13 नवंबर को कोटा जिले के खैराबाद तहसील के उड़चा गांव में मदन दिलावर जी ने किया। याद रखिए क्या है वाटर शेड महोत्सव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वाटर शेड महोत्सव हम बना रहे हैं राज्य स्तर पर। 13 नवंबर को कोटा के खैराबाद की उड़ंचा गांव के अंदर मदन दिलावर जी ने जो है वो इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम जिसमें जल संरक्षण, भूमि उपचार, ग्रामीण जल प्रबंधन, इन सारी चीजों को जो है वो कवर किया गया है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ जो है वो 11 नवंबर को किया गया था। किसने किया था? शिवराज सिंह जी ने। किसने किया था? शिवराज सिंह जी ने, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से। तो हमें ये याद रखना है दोस्तों, स्पेशली याद रखना है कि ये आपका वाटर शेड महोत्सव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है। 11 नवंबर को नेशनल लेवल पे चालू हुआ और 13 नवंबर को स्टेट लेवल पे चालू हुआ। वहां शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने स्टार्ट किया और यहां जो आप लोगों को पता ही है। क्लियर? अब आगे चलें। तो ये आपका वाटर शेड महोत्सव था और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया, जैसे मोबाइल सीड बैंक मॉड्यूल, इन्होंने फोटो गलत लगा दी। वनस्पति बीज बैंक की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल सीड बैंक मॉड्यूल ला रहे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां देसी वनस्पति के बीज बैंक बनाए जाएंगे। जो देसी वनस्पति होती है उनका भी एक बीज बैंक बनाएंगे। विलायती बबूल हटाओ चारागाह बचाओ अभियान और चालू किया हमने। जो विलायती बबूल है इनको हटाने के लिए और चारागाह को बचाने के लिए अभियान स्टार्ट किया। इसके लिए मदन दिलावर जी का अलग से वीडियो भी आया था। अगर आप पोस्ट देखते हो तो अपने सीएम, मंत्री साहब, इन सबको आप फॉलो जरूर किया करो।
चारागाह भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, ये सब कुछ हमने स्टार्ट किया है। क्लियर? और याद रह जाएगा। तो एक तो वाटरशेड महोत्सव याद करना 13 नवंबर, एक विलायत बबूल हटाओ चारागाह बचाओ अभियान याद कर लेना। उसके अलावा सिंचाई जल दक्षता का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? देखो आप लोग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसके साथ साथ जो है वाटरशेड महोत्सव, वो तो हमने पढ़ाई। उसके साथ साथ जल उपयोग दक्षता का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रख लेना, ये जयपुर में हुआ है। ये कहाँ पे? जयपुर में हुआ है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है ना, उसमें आयोजित किया गया है ये क्षेत्रीय सम्मेलन, जयपुर में हुआ है। ये याद करने की कोशिश करना। प्रथम कार्यक्रम है ये। देश में जो प्रस्तावित 4 कार्यक्रम होंगे, उन 4 में से जो है वो ये प्रथम है। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, याद रह जाएगा आप लोगों को। और हाँ, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी आपको। उसके अलावा एक अगला इवेंट क्या है? ये किस किसने करवाया? जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जो आपका चल रहा है, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो, उन्होंने करवाया, जयपुर में हुआ है। सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना इसकी थीम। अब अगला इंपॉर्टेंट सम्मेलन क्या है? कृषि व पशुपालन उद्यमिता पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई है। कहाँ हुई? उदयपुर में। वैसे ये वन लाइनर है, लेकिन फिर भी किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो क्या पता कल को क्वेश्चन आ जाए। अब जब आप इनको वापस जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हमसे पूछा जाए कि पहला आपका वाटरशेड महोत्सव है, तो वाटरशेड महोत्सव किसके तहत हो रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। कब हुआ? 13 नवंबर को। किसकी अध्यक्षता के अंदर हुआ? मदन दिलावर। क्लियर बात है? ठीक है। उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण करना। हम देसी वनस्पति का भी एक बीज बैंक बना रहे हैं, और विलायती बबूल हटाओ और आपका जो है वो दोस्तों वन क्षेत्र बचाओ, ये अभियान भी हमने स्टार्ट कर रखा है। चारागाह बचाओ का भी हमने। सिंचाई जल दक्षता पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन, समझो भागो मत। एक भाई जो है वो एप कमेंट सेक्शन में बातचीत करना चाह रहा है। भाई सूर्या, रात की 9:45 हो रही है, अब रेड पढ़ ना रखे हैं, और तुझे लग रहा है कि जो इतना आज के टाइम में जो डिजिटल पूरा का पूरा जो है वो युग है, उसमें तुम कमेंट सेक्शन मतलब यही जगह मिली बात करने के लिए। आप इससे अच्छा ये पूछ सकते हो कि अपने यहाँ जो है वो कौन से जिले को अरब सागर से जोड़ा जाएगा, जालोर को। इसकी जगह तुम आप ये पूछ सकते हो कि डीएमआईसी के तहत कौन से नोड का हाल ही में रिडको के द्वारा डेवलपमेंट हो रहा है, पर नहीं तो पूछना कौन कहाँ से। अब ये अगला पूछ रहा है भाई टोंक में कहाँ से हो? अरे देवताओं डट जाओ, आंख देख लो, दो अठाई काट चुके पूरी पूरी जानकारी। गजब लोग हैं। कमेंट सेक्शन को नहीं बात करने के लिए इंस्टा रहा, फेसबुक रहा, व्हाट्सअप रहा, मतलब आपको लगता है कि आपको बेरोजगारी के दिनों को नेग्लेक्ट करना है, नजरअंदाज करना है, रील चलाओ, व्हाट्सएप पर मतलब बात करता रहो, इंस्टा चलाओ, ध्यान ही कौन पड़े? जीवन का 3-4 साल यहाँ जैसे पत्तो ही कौन चलता है, बाद में जरूर जीवन में जोर आसी, प्रबार कौन ध्यान पड़े? भाई यार यही कमेंट सेक्शन में डट जा, तो आंख की बात पूछ ले, करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ ले कमेंट सेक्शन पे। टोंक में कहाँ से हो? सब टोंक से ही यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ। बताओ भाई एक बार कमेंट सेक्शन में कौन कौन कहाँ से है? सूर्या को बता दो, सब कैसे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में कौन कौन कहाँ से है, फिर भाई के जो है सबका पता चल जाए। लिख लेना कॉपी किताब लेके। रोहित ने तो अपने नाम में ही लिख रखा है श्री गंगानगर। बता दो यार एक बार, मेरे को पता चल जाए कौन कहाँ कहाँ से लाइव देख रहा है। तो सिंचाई जल दक्षता का पहला क्षेत्र 4 सम्मेलन होंगे। पहला क्षेत्रीय सम्मेलन है जयपुर के अंदर हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था में हुआ है, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो के द्वारा करवाया जा रहा है। विकास भरतपुर से है, पूजा जी कह रहे हैं मैं पृथ्वी से हूँ। एक भाई बालोतरा, बीकानेर, टोंक, झुंझुनू, ब्यावर, पारा, बीकानेर, बहुत बढ़िया। जैसलमेर, जोधपुर, हेरतल, तिजारा, बालोतरा, बीकानेर, भरत, बता दिया सबने, बता दिया भाई। अब लिख लियो यार, ठीक है। चलें आगे चर्चा करें। कृषि एवं पशुपालन पर उद्यमिता पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हुई है, 11 से 13 नवंबर को हुई है। किरोड़ीलाल जी ने इसका शुभारंभ किया, और इसके अंदर मेजर चीज क्या है? सम्मेलन का उद्देश्य है कृषि एवं पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। तो अब इसको कौन कौन करवा रहा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ावा दिया जाए, कृषि और पशुपालन आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। कौन करवा रहा है? तो याद रखें, इससे राजस्थान की राज्यविका, केंद्र का ग्रामीण विकास विभाग और राजस्थान का ग्रामीण विकास विभाग तीनों मिलकर करवा रहे हैं। तीनों मिलकर जो है वो करवा रहे हैं।
और क्या है ये, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है। किरोड़ी जी बैठे ही हैं और ये आपका जो है वो आयोजन करवाया राजीविका, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग, तीनों मिलकर कैसे हम कृषि और पशुपालन में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं, ये हमने चालू। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला। एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, राजीविका का समझौता और आरपीएससी का ये प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा भाई। राजीविका का समझौता और आरपीएससी का राजीविका से प्रेम खत्म ही नहीं हो रहा। माननीय आयोग बार बार पूछ रहा है कि किसका किससे जो है वो समझौता हुआ है। पिछले एग्जाम में पूछा, इस साल मेरे हिसाब से 3 बार पूछ चुके हैं, तो अब वापस पूछ लेंगे। हाल ही में हमारी राजीविका ने इंडियन बैंक के साथ समझौता किया है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला हैं उनकी उद्यमिता के लिए ऋण दे सकें, उनको बैंकिंग सर्विस दे सकें, उनको ट्रेनिंग, उनके व्यवसाय को बढ़ाना, इन सब के लिए जो है वो दोस्तों कौन से इंडियन बैंक के साथ राजीविका ने समझौता किया है। प्रश्न पूछ लेंगे, टीम को बता देंगे, यहां से ऐसे कट करके डाल देना बोले, पक्का है। राम में जाने क्या चक्कर है, कोई चीज के गण होते हैं ना, वैसे राजीविका के गण है ना। राजीविका की भी किस्मत है कि वो राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर दिखती है। पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कभी, राजीविका भी पढ़ाऊंगा। चले अब अंतर्राष्ट्रीय, तो ये आप लोग जरूर याद रखें, समझौता एमओयू समझौता ज्ञापन जो किसके बीच में, इंडियन बैंक के साथ। चर्चा करते अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला। अंतर्राष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला, इसका आयोजन कब हुआ? लगभग 30 अक्टूबर से नवंबर तक अजमेर में स्थित पवित्र स्थल हमारा पुष्कर है, वहां पे हुआ। पुष्कर ऊंट का मेला, कार्तिक मेला भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, देखो जी बात यह है, यहाँ पे खूब पशु आए और पशु में सबसे ज्यादा घोड़े आए इस बार, और रिकॉर्ड बढ़ाया अजमेर के अमजद की गाय है ना, 24 घंटे में लगभग 40 किलो दूध दिया है भाई साहब। याद रख लेना, सही में पूछेंगे ये, पक्का रिकॉर्ड है ये। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कैटेगरीज में अगर हम देखें, सर्वश्रेष्ठ मेला पशु दीपक को मिला है, सर्वश्रेष्ठ गिर पशु मानमल को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ दुधारू पशु अमजद। और अमजद की जो गाय है उसने लगभग जो है वो 39.673 24 घंटे में दूध दिया है भाई साहब, 24 घंटे में। बहुत बड़ी बात है, पशु मेला ही नहीं है ये, के साथ साथ कल्चरल इवेंट, धार्मिक आयोजन सब होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 21,000 का पुरस्कार दिया गया, याद रख लेना, स्पेशली जरूर याद करना भाई, इन 3 पुरस्कारों को तो याद कर लेना। अक्टूबर नवंबर में हुआ, मेले के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो दोस्तों घोड़े थे। अगर हम लोग पशुओं के रूप में देखें तो ऊँट सभी थे, पर घोड़े थे। लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ मेला पशु दीपक को पुरस्कार मिला इसका, और गिर पशु के लिए मानमल को, दुधारू पशु के लिए अमजद को 21,000 रुपये दिए। अमजद की गाय ने 24 घंटे में 39.67, मेरे को तो लगता है 39.67 आ जाएगा कभी एग्जाम। उसके अलावा भी कुछ है, जैसे अश्व नर प्रतियोगिता के अंदर जो है वो हुनैद को, ऊंट नर प्रतियोगिता के अंदर सुवालाल को, ऊंट सवारी प्रतियोगिता में सुभाष जी को, उनको भी पुरस्कार मिला है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये याद कर लेना भाई, कर लोगे, कंप्लीट होने वाले हैं आपके जितने भी आयोजन है, आयोजन, महोत्सव, सम्मेलन। अब आगे बात करते हैं फॉरेक्स फेयर 2025, ये कहाँ हुआ? पहली तो बात है जयपुर में हुआ। क्या है ये? 4 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प गृह सज्जा लाइफस्टाइल प्रदर्शनी है, जिसमें पारंपरिक और कारीगर और आधुनिक डिजाइनर आपस में मिलकर जो दिखाते हैं कि भाई क्या क्या जो है वो किस तरीके से ऐसे ये आपका जो है वो फॉरेक्स फेयर आयोजन किया जाए। मिडिल ऑडिटोरियम में ये अपना कोई इंटीरियर डिजाइनर है, घर को कैसे जचाना है ना, हैंडीक्राफ्ट का कैसे यूज लेना है, लाइफस्टाइल प्रदर्शनी है ये। कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ। पहली बात तो ऐसा जो नाम होता है ना, उस नाम से तो ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, फॉरेक्स फेयर क्या है? चलो भाई अपन लिख देते हैं, शेयर मार्केट से संबंधित प्रदर्शनी थी, बैंकिंग से संबंधित थी, ये क्या थी ये? तो यह एक 4 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, लाइफ स्टाइल, इनकी एक जो प्रदर्शनी थी कि करके दिखाओ तुम कितना अच्छा कर सकते हो। कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम। नाम ही ऐसा है ना, क्या याद रखना है? भारतीय और विशेषकर जयपुर की जो कल्चर है उसमें जो हैंडीक्राफ्ट है, जो कारीगर है, वो सही तरीके से उनको एक मंच उपलब्ध करवाया ताकि किस तरीके से होम डेकोर और ये हो सकता है। तो ये किस किस ने करवाया? वस्त्र मंत्रालय ने और उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स और इन सब ने जो मिलकर करवाया। अब इसमें कई पुरस्कार मिले हैं, तो अब आप पुरस्कार को याद नहीं कर सकते। जैसे इनोवेटिव स्टॉल सबसे अच्छी किसने लगाई थी? अर्थ होम शुभांकर ने। आउटस्टैंडिंग सॉफ्ट फर्निशिंग प्रेजेंटेशन आर्ट एज ने। बेस्ट हैंडीक्राफ्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग नंदी बॉय, ठीक है। बेस्ट फर्नीचर एंड लाइफस्टाइल डिस्प्ले कारीगरी नाम से। बेस्ट क्रिएटिव आर्ट शोकेस आर्टिजन अवार्ड
और बेस्ट फ्यूजन हैंडीक्राफ्ट डिस्प्ले स्टूडियो एकस्त, थोड़ी याद करेंगे, नहीं कर सकते ना, कोई बात, इतना डिटेल में जाएंगे तो अपन त्याग देंगे एक क्वेश्चन। हाँ, ये कमेंट सेक्शन आज टेक्निकल टीम जो है वो सही से काम कर नहीं रही है। क्या हुआ विश्वास, एक बार बताना, मॉडरेटर किसको बना दिया सर, बिना कमेंट किए टाइम आउट कर, किसी को कमेंट सेक्शन में टेक्निकल टीम ने इशू किया, मैं देखता हूँ, एक मिनट में बात करता हूँ। बच्चे बोल रहे हैं कि बिना कमेंट किए ही जो है वो मॉडरेटर किसको बना दिया, टाइम आउट लगा रहा है ये आपका, क्यों लगा रहे हो, करने दो इनको, कमेंट करने दो, याद करने दो इनको, कमेंट सेक्शन में याद हो जाए, कॉपी पेस्ट कर जगह रोक दो। अच्छा तेरे को मिलाऊं, बात करनी, ठीक हाँ हाँ आ जाना, ठीक अब नहीं करेंगे, चलो। तो इनोवेटिव स्टाइल डिजाइन अर्थ होम शुभांकर, एक याद करो तो ठीक है। अब उसके अब सही है, सर ने कॉल किया ही नहीं, ये यार ऐसे कैसे बात करो। तो क्या याद रखना है, फॉरेक्स फेयर क्या है, और फॉरेक्स फेयर क्या है ये आप लोग जरूर याद रखना, और फॉरेक्स फेयर का जो मेन इवेंट जो जयपुर में है उसका उद्देश्य क्या है ये याद होना चाहिए। अब अगला, इसको तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, मतलब किसी किसी चीज पे मैं ऐसे ही नहीं लगाता हूं, मैं इसके ऊपर तुम्हें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आप लगाता ना, पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में आने के लिए ही बनती हैं, अगले एक वर्ष में आप मतलब जुलाई तक देख लेना, जरूर आ जाएगा। ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, क्या चर्चा कर चुके हैं, देखो अपना कॉन्फेड है उसका तो ब्रांड है उपहार, उसका तो ब्रांड है उपहार, हमारा जो कॉन्फेड है उसका ब्रांड तो है उपहार, याद रख लेना। हमारे कॉन्फेड जो है, हमारा कंज्यूमर फेडरेशन जो कॉन्फेड है उसका तो जो है वो आगे मिला करो, सबसे बात करेंगे, क्या बोलेगी, पढ़ाई करो, नमस्ते, नमस्ते, आइसक्रीम खाने दे, ये तो बात ही नहीं है आइसक्रीम, चलो पढ़ाई करो। पढ़ाई करो, हाँ इसको अब जो है वो ढंग से याद करना, कॉन्फेंड और जना उपहार का जो मैं बता देता हूँ, आइसक्रीम की तो बात ही नहीं, पर भी कह दिया कि मिलाता हूँ तो यार हो गया ना, समझने लग गया। तो आइसक्रीम खाते आप लोगों, आवाज़ नहीं आ रही है। अब संयुक्त उपक्रम के बारे में बात करते हैं, अब मैंने आधे एक घंटे पढ़ाने जैसे पढ़ाने को तो जल्दी पढ़ लो। सुपरमार्केट क्या है ये, इस सुपरमार्केट के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कॉन्फेड और जो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है, एक तो हमारा तो राजस्थान का तो कॉन्फेड है, आपने सुना होगा, हमारा उपभोक्ता का है वो तो क्या है, कॉन्फेड है, और भारत सरकार का जो है वो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ। इसके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो उपहार नाम से आते हैं, और इनके जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो जना नाम से आते हैं। हम क्या बनाते हैं, मसाले, मिलेट्स, इनके प्रोडक्ट और इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी आते हैं। अब हमने क्या किया, एक जैसे मार्ट नहीं होता, वो मार्ट हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट किया। आवाज में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट आवाज आ रही है। हाँ, तो क्या याद रखना आप लोगों को कि कॉन्फेड वालों का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है उपहार, और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ जो है, नेशनल कोऑपरेटिव जो आपका कंज्यूमर फेडरेशन जो है, उसका जो प्रोडक्ट है उसका नाम है जना, उसका नाम क्या है दोस्तों, जना। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि राजस्थान के अंदर, कौन सी आवाज कट गई थी, एक मिनट रुको, क्या अब आवाज प्रॉपर है क्या, अब ओके है क्या, कोई दिक्कत है किसी को, परफेक्ट है, चलो आगे बात करते हैं। जना उपहार सुपरमार्केट क्या है, याद करने की कोशिश करना, थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, और वो है कि जना उपहार सुपरमार्केट वैशाली नगर में एक हमने सरकार का सुपरमार्केट बनाया है, जिसमें जो राजस्थान वालों का उपहार ब्रांड और नेशनल लेवल का जना ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे भाई। आपको दलिया लेके आना है, आपको कोई मसाले लेके आने हैं, तो आप और कहीं मत जाओ, हमारे सहकारी मंत्री जी गौतम कुमार जी ने इनॉग्रेशन किया है, जयपुर के वैशाली नगर में है, और आप लोग जरूर जो है वो दोस्तों
कभी जाके विजिट करना, आपको दलिया मसाला मिर्च लूण जो लाना है आप लेके आओ, सरकारी चीज़ से लेकर आओ, सहकारी चीज़ से लेकर आओ। और ये हमने वैशाली नगर में किया, ये हमने किया है वैशाली नगर में किया है। तो जरूर याद रखना, जना उपहार सुपर मार्केट। प्रश्न इजी नहीं आएगा, प्रश्न जब आएगा उसके अंदर आपसे सारी चीज़ जो है वो पूछी जाएगी, में सारी चीज़ आपसे जो है पूछी जाएगी कि भाई ये बताओ कि किस किस के बीच में। तो आपको बताना पड़ेगा कि दोस्तों अपने यहाँ पर जो है वो कॉनफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के बीच में। कॉनफेड वालों का ब्रांड है वो है जना, सॉरी एनसीसीएफ वालों का जो ब्रांड है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, उनका ब्रांड है जना। ये आपके अपने हल्दी मसाले जना नाम से बेचते हैं। कॉनफेड वालों का जो ब्रांड है उसका नाम है उपहार। इन दोनों ने मिलकर एक सुपरमार्केट खोला है, उसका नाम हो गया जना उपहार सुपरमार्केट। और ये कहाँ खुला है? वैशाली नगर जयपुर। चलो भाई, कोई डाउट है? और अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं। और एक्स तो हमने पढ़ ही लिया था, जना उपहार सुपर। अब बात करते हैं स्पेशली आपके इसमें क्या होगा। राजस्थान के अब तक के जितने भी मिलेट आउटलेट खोले जा चुके हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें काम करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में राजस्थान पार्टनर स्टेट घोषित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कहाँ हुआ ये? आपकी दिल्ली के अंदर हुआ। कौन सा था? 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। राजस्थान को पार्टनर स्टेट का दर्जा तो दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो आपका व्यापार मेला था, इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर था, उसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट। कॉनफेड की डेट बताओ, मैं तो सबकी याद करवा दूं तुमको, तो फिर हम जीके पे चले जाएंगे। सबकी कर लो, 3 की कर लो, 1 की क्यों करो, लो याद करवा देता हूँ, कई बार याद करवाइए। अगर कोई पूछ ले राजफेड की स्थापना कब हुई, कोई पूछ ले कॉनफेड की स्थापना कब हुई, और कोई पूछ ले आपसे जो है वो आरसीडीएफ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब, इनमें बता देना 57, 67, 77। ये क्रय विक्रय के लिए, ये उपभोक्ता के लिए, और ये डेयरी के लिए। ये कृषि विपणन के लिए है संस्था सहकारिता की, और ये दोस्तों उपभोक्ता के लिए कंज्यूमर फेडरेशन है, और ये डेयरी क्षेत्र के। तो याद कर जाओ, ठीक है। करें आगे चर्चा। अब वापस चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो आपके यहाँ हुआ, ये दिल्ली के अंदर हुआ, और वहाँ पे हमें पार्टनर स्टेट जो है उसका जो है वो दर्जा मिला, पार्टनर स्टेट का हमें दर्जा मिला। अब क्या याद रखना है, मुख्य आयोजक कौन था? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। राजस्थान यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट था? पार्टनर स्टेट तो थे ही, हमने राजस्थान मंडप जो है ना वो बनाया वहाँ पे। क्या बनाया? राजस्थान मंडप। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 1000 वर्ग मीटर में राजस्थान मंडप बनाया भाई। राजसिको ने राजस्थान मंडप बनाया, और हमारे इस राजस्थान मंडप को जो है ना क्या मिला दोस्तों, याद रख लेना। हमारे इस राजस्थान मंडप को जो है वो स्वर्ण पदक दिया गया। किसने बनाया? राजसिको ने। किसने बनाया? राजसिको ने बनाया। 1000 वर्ग मीटर में बनाया। और हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान मंडप को उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है वो गोल्ड पुरस्कार। एक तो ये दिल्ली मंडप की तर्ज पे राजस्थान मंडप बना के भी हमने दिखा। एक हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के साथ हमने जो है इसके अंदर प्रदर्शन किया? राजस्थान ने राजस्थान असम सांस्कृतिक एकीकरण के ऊपर एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत दोनों राज्यों के बीच कला संस्कृति व्यापार के आदान प्रदान को लेकर जो है अलग से हमने थीम बेस्ड काम किया, वो राजस्थान असम। क्लियर? श्योर? चले आगे, याद रह जाएगा आप लोगों को। विशेष आकर्षण में ये आपका जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात, ये राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की बात है, और व्यापार मेले की बात आप को याद कर। राजस्थान असम सांस्कृतिक एकीकरण, राजस्थान मंडप, पार्टनर स्टेट, ये दर्जा। अब आता है वेदांता टूर डी थार। ठीक है, ये देखो इतना गजब पोस्टर है, भजनलाल जी ये रहे। वेदांता टूर डी थार 200 किलोमीटर की साइकिल रेस सांसद खेल महोत्सव के तहत बीकानेर में आयोजित की गई, है ना। एक एलीट ग्रुप था वो 100 किलोमीटर तक दौड़ा, एक एमेच्योर ग्रुप था वो 200 किलोमीटर तक दौड़ा। 33 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए गए, देश विदेश से लोग यहाँ आए।
गजब है। आ जाओ, ध्यान दो। वेदांता टूर डी थार देश की पहली 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस हुई और इसका आयोजन बीकानेर में किया गया, सांसद खेल महोत्सव के तहत किया गया। वेदांता टूर डी थार, वेदांता टूर डी थार जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस का आयोजन है। दो कैटेगरी थी, एक 100 किलोमीटर की, एक 200 किलोमीटर, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की तर्ज पर। कहाँ से चालू हुई? नोरंगदेसर से स्टार्ट हुई और देसलसर तक चली भाई। किस पे चली? अमृतसर जामनगर भारतमाला एक्सप्रेस वे पे हमने की। कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल जी ने जो हरी झंडी दिखाई, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर के कई लोग यहाँ आए। 16 से 69 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। भारत की पहली जो है वो ऐसा इवेंट था जो 200 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस थी। 200 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस थी। इंपॉर्टेंट है, लिखो नौरंगदेसर से देसलसर, नौरंगदेसर से देसलसर भारतमाला के ऊपर बढ़िया साइकिलिंग हुई। 2 इवेंट थे, 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। अब इनमें कौन कौन जीता उसको भी देख। करवाया किसने? युवा मामले और खेल मंत्रालय, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अलावा 2-3 कंपनी, हल्दीराम ग्रुप है, SBI, नेवली इंडिया, इन सब ने मिलकर जो नेवली लिग्नाइट कंपनी होगी, हल्दीराम जो आपके भुजिया वाले, इन्होंने स्पॉन्सरशिप की होगी। नौरंगदेसर से देसलसर क्या था भाई इसके अंदर? एक एलीट वर्ग था, एक एमेच्योर वर्ग था। एक आपका एलीट वर्ग था और एक एमेच्योर वर्ग। तो अगर आप एलीट वर्ग में अगर आप लोग देखते हैं तो प्रथम पुरस्कार साहिल ने जीता, महिला में स्वास्थ्य ने जीता। ठीक है। एमेच्योर वर्ग के अंदर 200 किलोमीटर में देखते हैं तो महिला के अंदर जो अर्पिता, पुरुष में अनूप, पुरुष में अनूप। फिर एमेच्योर वर्ग 100 किलोमीटर भी है, हर्ष और बर्नाली जी। इन आप पहले इन दो को याद करो, दो को तो याद कर लो। कर लोगे क्या? क्या याद करना है? प्रमुख विजेता के अंदर, प्रमुख विजेता को आपको सिंपल सी चीज याद रखनी। साहिल और स्वास्ति को एलीट ग्रुप में, एमेच्योर ग्रुप में अर्पिता और जो है वो दोस्तों अनूप। साहिल और स्वास्ति, अनूप और अर्पिता, लिखो एक बार। अनूप और अर्पिता, साहिल और स्वास्ति, साहिल और स्वास्ति, साहिल और स्वास्ति, याद रह जाएगा। श्योर है? एकदम श्योर? आप गलत नहीं करोगे? आप लोगों ने देखो फोटो दिखा दी, 200 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस है। सांसद खेल महोत्सव के तहत बीकानेर में 200 किलोमीटर, नौरंगदेसर से देसलसर। 2 कैटेगरी है, एलीट और एमेच्योर। एलीट के अंदर मैंने आप लोगों को याद करवा दिया साहिल और स्वास्ति, एमेच्योर में अनूप और जो अर्पिता को याद कर लिया। नौरंगदेसर से देसलसर अर्जुन राम मेघवाल जी ने स्टार्ट की भारतमाला एक्सप्रेस वे पर। साहिल और स्वास्ति और अनूप और जो अर्पिता, अनूप और अर्पिता। जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा जाता इतना। अब चलते हैं ग्लोबल सोलर एक्सपो। ज़्यादा है क्या नवंबर में एक्सपो? थोड़े से ज़्यादा हैं, कर लोगे तुम लोग। ग्लोबल सोलर एक्सपो, ग्लोबल सोलर एक्सपो को याद करने की कोशिश। ये क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हमने जयपुर में किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ग्लोबल सोलर एक्सपो का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। किसने करवाया? बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने करवाया। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके अंदर EQ इंटरनेशनल मैगजीन भी है, CZ सोलर और जो है वो डिकार्बोनाइजेशन मार्केट प्लेस नाम की कंपनी। अब बस इतना याद कर लो। इसमें एक सूचना दी गई है कि राजस्थान जो ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान ने सौर ऊर्जा में 35,357 मेगावाट क्षमता प्राप्त कर ली है और पिछले 2 वर्षों में हमने 19,000 मेगावाट की ग्रोथ प्राप्त की है। 2 अच्छे डाटा दिए इन्होंने, थोड़े से ज़्यादा है, अभी 15 मिनट में कम कर लेंगे अपन। कम कर लोगे? करो, याद करो, याद करो। ऐसे मत देखो ज़्यादा है, फिर अगर आप एक बार हिम्मत हार दें तो हार ही दी, फिर बाद में दोबारा हो नहीं पाएंगे। कहाँ? जयपुर में हुआ। अब आगे बात करते हैं। पहला जयपुर कॉमिक कॉन कहाँ हुआ? जयपुर में ही होना था। कॉमिक कॉन क्या है? आपके अलग से नीति भी आ रखी है। तो इसके अंदर जनरली जो बच्चे आपके यहाँ एनिमेशन में इन चीज़ों के अंदर रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए आयोजन किया जाता है। जयपुर में पहली बार कॉमिक कॉन का आयोजन हुआ है। कॉमिक कॉन इंडिया के बीच महत्वपूर्ण MOU हुआ और कंपनी कौन सी है? राजस्थान सरकार और कॉमिक कॉन इंडिया के बीच समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि जयपुर में हम जो है वो पहला कॉमिक कॉन जो है वो हाल ही में जल्दी आयोजित करवाएंगे। तो ऐसा कॉमिक कॉन इज़ हियर आने वाले टाइम में होने वाला है। 4 से 6 जनवरी 2026 को होगा। जब होगा तब हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन कॉमिक कॉन ऑफ इंडिया जो है उससे दोस्तों जो है वो हमारा समझौता हो चुका है। जनवरी में जो है पहला कॉमिक कॉन जयपुर में होगा तब देख लें। ये इंपॉर्टेंट है। सांस अभियान, निमोनिया को जो है वो कंट्रोल कर। 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया की जांच और उसके बाद में जो भी जटिलताएं हैं उनको कम करने के लिए, जागरूक करने के लिए और जो निमोनिया को रोकने के लिए हमने स्टार्ट किया सांस अभियान। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो। क्या है? सांस अभियान। सांस अभियान क्या है? राजस्थान में निमोनिया रोकथाम के लिए विशेष अभियान है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को निमोनिया जांच करनी, उसके बाद में उनकी केयर करनी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही, थीम देख लेना। सांस अभियान है, नवंबर से फरवरी तक चलेगा, चर्चा में रहेगा आगे 3 महीने, चर्चा में रहेगा 3 महीने। निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, याद रह जाएगा। सांस अभियान याद, ठीक है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए सांस अभियान हम चला रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में। हमारा टारगेट है कि हम 2025 तक में निमोनिया से होने को कम करें। प्रति 1000 बच्चों पे जो प्रति 1000 जीवित जन पर 3 से कम कर दें। 3 तक का हमने टारगेट रखा है। सांस अभियान है हमारा, ये जरूर याद रखना। निमोनिया नहीं तो बचपन, याद रख लें, ठीक है। तो निमोनिया की रोकथाम के लिए और सारा काम हम लोग कर रहे हैं। एक है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे, अलवर में हमने अपनी सेना को जानो मेला लगाया है। भारतीय सेना ने अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी सेना को जानो नाम से जो एक मेला लगाया। आप आके, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव साहब ने जो सेशन गठन किया, और दोस्तों ये आपका एक था जिसमें हथियार सबकी प्रदर्शनी लगाई गई। कोई पूछ ले कि अपनी सेना को जानो मेला कहाँ लगाया गया, प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई, लोगों को कहा गया क्या क्या आप देखो बढ़िया, है ना। तो पिनाकी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है, बोफार्स तोप कैसी होती है, ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान क्या है, इसका जयपुर, मतलब बहुत सारे इतने पैसे है ना बैंकों में पड़े। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस करवा लिया पर उसका लाभ नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने ऐसी सेविंग स्कीम जो है उसके तहत बढ़िया तरीके से बचत योजना ले ली, लेकिन उसका लाभ नहीं लिया। इसलिए जो है वो दोस्तों हम आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान लेकर आए हैं, और इसका उद्देश्य है जितना भी अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियां हैं वो लोगों को बताएं तो सही कि भाई तुम लोगों की बैंक जमा, तुम्हारे बीमा के क्लेम, तुम्हारे शेयर, डिविडेंड, पेंशन है, आपने करवा रखी, आपने पैसे ही नहीं लिए। 14 नवंबर को जयपुर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को अनक्लेम्ड राशि का पता लगाना और लोगों को बताना कि भाई साहब आप अपना पैसा, आप अपना इंश्योरेंस, आप अपने शेयर, डिविडेंड, इनका पता था। तो राजस्थान सरकार के सहयोग से 31 दिसंबर तक हर जिले में चलाएंगे। जयपुर में है, इसमें जनरली जो है वो दोस्तों अभियान में पहले 2 महीनों में ही नागरिकों ने 2000 करोड़ से अधिक की राशि पर दावा किया है, भाई हमारा पैसा है, पड़ा है, किसी का बैंक में पड़ा है, किसी का इंश्योरेंस कम, ठीक है। तो याद रख लेना 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। और हमारा काम है दोस्तों यहाँ पर सभी को अवेयर करना। जैसे इसके अंदर जो महत्वपूर्ण, जैसे आरबीआई वालों ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है उद्गम, वहां जाके आपको पता चल जाएगा कि बैंक में किसी की जमा पड़ी है। तो बीमा वालों के लिए बना रखा है बीमा भरोसा, इरडा ने बना रखा है बीमा भरोसा, वहां जाके आपको पता चल जाएगा आपकी बीमा की राशि पड़ी है। मित्रा बनाया है सेबी वालों ने, जिनका म्यूचुअल फंड ऐसा ही पड़ा है, जिनका म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, भूल गए या ध्यान नहीं है या वापस नहीं लिया, उन लोगों के लिए 3 महीने का है। राजस्थान में भी क्या है, ये 3 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम एग्जाम में मिलेंगे, उद्गम, बीमा भरोसा और मित्रा। उद्गम, बीमा भरोसा और मित्रा, उद्गम, बीमा भरोसा और मित्रा, उद्गम, बीमा भरोसा और मित्रा। अब कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, पुरस्कार के बाद में बचा है विविध, पुरस्कार और विविध बचा है। क्या करें फिर, आधा 1 घंटा लगेगा तो सही, समझौते तो कर लो। ऊर्जा विभाग ने हाल ही के अंदर सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। कुछ समझौते पूछ ले। ऊर्जा विभाग का जो है वो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता किया है कि विद्युत क्षेत्र में और अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2026 में राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट करवाने वाले हैं, ग्राम, क्या करवाने वाले हैं, ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट करवाने वाले हैं, ग्राम, क्या करवाने वाले हैं, ग्राम। उसके लिए हमने फिक्की से समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, फिक्की के साथ। ग्राम करवाएंगे हम, जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान करवाया था वैसे ही ग्राम करवाएंगे। तो ऊर्जा के लिए हमने समझौता किसके साथ किया है, ऊर्जा के लिए समझौता किया हमने CSEF रिसर्च फाउंडेशन, और ग्राम के लिए किया है फिक्की से समझौता, फिक्की से समझौता, ये भी याद रख लेना। और उसके बाद में हम लोगों ने जो है अगला जो समझौता किया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ समझौता किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो है वो प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ समझौता किया है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के साथ हेल्थ कवरेज अनुसंधान, इनके लिए जो है वो हमने समझौता किया है, के लिए हमने समझौता किया है। ये आप लोग जरूर याद कर लेना। 3 MOU तो एटलीस्ट याद करना, और तो ना याद करो तो भी चल जाएगा, 3 MOU तो याद रखना।
कर लोगे? 3 एमओयू। कर लें कंप्लीट? अभी कर लेते हैं ना, बाद में क्या करोगे? 10:30 ही तो हुई। बता देता हूँ। ठीक है? तो ये समझौते याद कर लो, ताकि मैं जब आगे एक पुरस्कार का तो चलो मैं अलग से 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो मैं अलग से रिकॉर्ड जब इसके अंदर जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँगा, लेकिन आप एटलीस्ट ये समझौते याद कर लो। विविध में 1-2 चीज़ें और हैं, उनको आप एटलीस्ट याद करना चाहो तो कर सकते हो, और तो जो है वो आप बढ़िया तरीके से ये पुरस्कार तो मैं अलग से जो है वो बना दूँगा, वीडियो बना दूँगा, तो आप उसमें देख लेना। विविध को याद कर लो। पुरस्कार का मैं अलग से वीडियो करवा दूँगा, उसमें आप देख लेना। रिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है तुम लोगों को? रिवीजन करवा देंगे। विविध करवा देता हूँ। एक तो राजस्थान विधानसभा ने डिजिटल हस्ताक्षर चालू कर दिए हैं। सभी एमएलएज को आईपैड दे दिए और उनको साइन करने के लिए पेन, तो भाई बढ़िया तरीके से जो आईपैड के माध्यम से साइन करो। एक तो इंपॉर्टेंट। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करी है जैसलमेर से दिल्ली के लिए। जैसलमेर से दिल्ली के लिए क्या किया अपन ने? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस स्टार्ट किए जैसलमेर से दिल्ली के लिए। एक काम की चीज़ ये है। एक हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जो है वो दोस्तों अभियान चालू किया है 4 से 18 नवंबर। सड़क सुरक्षा यातायात नियम बताने की। तो एक आपका जो है ये सड़क सुरक्षा अभियान जरूर याद करना। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीमार पशुओं के लिए हमने एक चैटबॉट मॉडल बनाया 1962 1962 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जो भी चीज़ है उस चैटबॉट में लिखो, एआई आधारित है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देगा। तो बीमार पशुओं के लिए त्वरित उपचार परामर्श के लिए एक चैटबॉट प्रणाली शुरू की है, जिसके बारे में सेंट्रल लेवल पे भी जो है ना लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशंसा की है, केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है। क्या है चैटबॉट मॉडल? मतलब पशुपालक व्हाट्सएप पर जो है वो बीमारी के लक्षण बताओ, समस्या का विवरण बताओ, फोटो और वीडियो साझा कर दो, सूचना सीधे विशेषज्ञ के पास चली जाएगी, तुरंत चिकित्सा मार्गदर्शन मिल जाएगा और नजदीकी पशु चिकित्सालय से हाथों हाथ वहां से उपचार मिल जाएगा। तो चैटबॉट 1962 याद रखना। चैटबॉट 1962 याद रखना। ठीक है? उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है, तो याद करना। राजस्थान राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आरपीए के अंदर जयपुर में किया गया। पुलिस अकादमी का आयोजन आरपीए जयपुर में किया गया। स्वच्छता के साथ पुलिसिंग ये हमने जयपुर में किया। अब एक इंपॉर्टेंट है, नई चेतना 4.0। नई चेतना 4.0 ये क्या है? पहल बदलाव की जेंडर अभियान है ये। राजीविका वालों ने जयपुर में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव के अभियान स्टार्ट किए, जो हाल ही के अंदर आपके यहाँ पे एक जेंडर अभियान है। क्या है? जेंडर अभियान है, याद रख लें। एक माह का राष्ट्रीय अभियान है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत हम चला रहे हैं। राष्ट्रीय जेंडर अभियान है, महिला सशक्तिकरण अभियान है। राजीविका ने स्टार्ट किया। राजीविका ने स्टार्ट किया नई चेतना पहल बदलाव की एक जेंडर अभियान है, जिसका जनरली उद्देश्य है महिलाओं को और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकथाम करना, ऑनलाइन सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके बारे में जो है वो दोस्तों उनको जो सशक्त करना। और हमने प्रॉपर ये देखो पोस्टर से पता चल जाएगा। राज्यव्यापी अभियान है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, डिजिटल हिंसा रोकथाम के लिए, डिजिटल सुरक्षा के लिए, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, डिजिटल अब्यूज, इनसे उनको रोकने के लिए राजीविका के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो इसके तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूएन वुमेन, यूनिसेफ और राजीविका टीम द्वारा आपस में मिलकर। कौन कौन है? यूएन वुमेन, यूनिसेफ और राजीविका। तो जरूर याद कर लोगे। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चीज़ और है, फिर मैं वो कंप्लीट करवा देता हूँ। एक कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला भी राजस्थान पुलिस के द्वारा रखी गई है, जिसमें 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पुलिस की जिम्मेदारी, सामुदायिक सुरक्षा एवं उसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना जगह जगह जाए। राजस्थान पुलिस ने इंडिया पुलिस फाउंडेशन के मार्गदर्शन में क्या चालू किया? कम्युनिटी पुलिसिंग जागरूकता कार्यशाला, जिसमें जा जाके 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पुलिस के काम, जिम्मेदारी और इनके बारे में जागरूकता, पुलिस की भूमिका के बारे में जो है वो दोस्तों बताया जाए। एक आपका नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान, इसका आयोजन भी हमारे यहाँ पे किया गया है जयपुर के अंदर, वो भी जरूर देख लें। बूंदी महोत्सव और सब कुछ तो वही है। अन्नकूट महोत्सव जयपुर के अंदर हुआ है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सरकार का पोस्टर आया हुआ है, नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट, नहीं, नशा मुक्त विकसित भारत फिट राजस्थान 14 नवंबर को आयोजन हुआ। और इसका अलग से फोटो आया हुआ है, तो फिर बाद में फोटो आया हुआ है तो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट
कम्युनिटी पुलिसिंग तो 9 से 12 वाले बच्चों को बताने के लिए। राजस्थान युवा बोर्ड आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी खुद आए थे। उनकी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग और राजस्थान युवा बोर्ड दोनों ने मिलकर 14 नवंबर को ये आयोजन करवाया। और 14 नवंबर को ये आयोजन करवाया नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान। 14 नवंबर राजस्थान युवा बोर्ड और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों ने करवाया, और जो आपके रविशंकर जी खुद आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट आपकी जो है एक अन्नकूट महोत्सव जयपुर है, बूंदी महोत्सव बूंदी है, ये फिर आती है AK शेयर AK-203 राइफल का सफल परीक्षण। राजस्थान सीमा पे AK-47 होती है, जैसे AK-203 राइफल जो है ना, शेयर AK-203 राइफल का परीक्षण बनाई है इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी उत्तर प्रदेश में अमेठी में जो फैक्ट्री लग रखी है ना, उसने बनाई है। विशेषता ये है कि ये स्वदेशी तो है ही, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है, और बहुत शानदार दक्ष राइफल है ये आपका जो कंप्लीट। ये केवल पुरस्कार बच्चे हैं उनको। ठीक है, 2-3 इवेंट और है, उनको और देख लो। एक तो भारतीय सहकार सप्ताह कब से कब, 14 से 20 नवंबर सहकार सप्ताह तक से, देखो गवर्नमेंट की पोस्ट भी आई हुई है। एक तो ये याद रखना। एक सांसद खेल महोत्सव हर जगह हो रहे हैं, के तहत हमने पढ़ भी लिया। सांसद खेल महोत्सव हर जगह हो रहे हैं, और 17 से 25 नवंबर के बीच हुआ, और हमने जो बीकानेर वाला साइकिलिंग वाला इवेंट पढ़ भी लिया, हर जगह हो रहे हैं। वी श्रीनिवासन जी हमारे नए मुख्य सचिव बने हैं। डांस पंत साहब वापस दिल्ली चले गए, उन्होंने जो अपना पदभार ग्रहण। वी श्रीनिवासन जी के बारे में अलग से पहले भी बताया, तो ये जो है वो आपके जो, ठीक है, ये याद रख लें। मतदाता सूची डिजिटलाइजेशन में सलूम्बर जिला राज्य में प्रथम स्थान। और अगर आपसे पूछा जाए उपखंड, SIR के अंदर बायतू उपखंड जो है ना, ने सबसे पहले डिजिटलाइजेशन। SIR में बायतू उपखंड जो आपका बालोतरा, SIR की तो मैं अलग से क्लास लूंगा, कंप्लीट हो जाए उसके बाद, तो पूरी आपको जो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा धौलपुर में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उसका नाम है संविधान घर। का नाम है, धौलपुर में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनी है, उसका नाम है संविधान घर। का नाम क्या है? संविधान घर। तो ये भी याद रख, जो है वो धौलपुर के अंदर कच्छपुरा आंगई गांव है, वहाँ पे जो है ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी बनी, उसका नाम ही है संविधान घर। एक जागो जगाओ एकता पदयात्रा कोटा में जो है वो दोस्तों जो आयोजित की गई, और जिसके अंदर किरोड़ी जी और मदन दिलावर जी सामाजिक एकता और पर्यावरण जागरूकता। गुरु नानक वाटिका अलवर में बनी है, ये याद रख लेना। इसके अलावा रतनलाल जाट साहब का निधन हुआ है, जो पहले सहाड़ा से जनता दल से विधायक भी रहे, भाजपा के विधायक भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे। कंप्लीट है करंट, आपका जो करंट अफेयर कंप्लीट है। उसके अलावा केवल एक पुरस्कार बचे हैं, जो आप जब मेरे को बोलो ना, तब मैं 10 मिनट के करवा के दे दूँगा।